नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित में सबसे पहले बात होगी उस संविधान की जिसकी कॉपी अक्सर राहुल गांधी दिखाते रहते हैं। सवाल उठे हैं कि क्या राहुल गांधी कोरे पन्ने दिखाते हैं, उसके अंदर संविधान का स भी नहीं होता, सिर्फ दिखावा होता है। इसका सच क्या है आपको बताने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की जिसकी जुबानी लड़ाई में अर्बन नक्सल की एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की लाल किताब को लाल सलाम से जोड़ दिया है। आज इस पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। इसके बाद बात होगी 370 की। 370 वापस लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर आज 370 की वापसी का प्रस्ताव रख दिया। इसके विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में मारपीट तक हो गई। हम बताएंगे 370 रिटर्न्स की जिद के पीछे की राजनीति आखिर क्या है। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीतकर दुनिया के समीकरण हिला चुके हैं। बहुत सारे लोग खुश हैं तो बहुत से देश हैरान परेशान भी। इन्हीं हाल बेहाल लोगों में अमेरिका का पड़ोसी कनाडा भी है। इस खबर में हम जस्टिन ट्रूडो की उड़ी हुई नींद का ब्यौरा भी देंगे और सबसे आखिर में हम राष्ट्रीय थूकबाजों की खबर लेंगे। गुजरात के सूरत में पुलिस के सीसीटीवी कैमरे अब ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की ही नहीं, थूकने वालों की भी फोटो खींच रहे हैं। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों के चालान की पर्ची कट चुकी है। ये तमाम खबरें विस्तार से रखेंगे, लेकिन जनहित में आज सबसे पहले बात उस शब्द की जो हम सब भारतीयों को जोड़कर रखता है। वो शब्द जो राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और यह शब्द है संविधान। कम से कम 2 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि इस देश में संविधान को लेकर पार्टियां बहुत ही सेंसिटिव मोड में दिखाई देती हैं। हर दिन एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इस संविधान की हत्या का, इसे कुचलने का, इसे तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाती है। हर पार्टी का क्लेम है कि संविधान आज सलामत है तो बस उसी के दम पर है, वरना दूसरे ने तो उसे खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। संविधान नाम का यह शब्द राजनीति में ट्रेंडिंग भी है और फैशनेबल भी। दिन में 10 बार संविधान की चिंता को आप सियासत की दाल रोटी भी मान सकते हैं। नई लड़ाई जिन 3 सवालों पर छिड़ी हुई है उसके बारे में जानिए। पहला, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय संविधान का अपमान किया है? दूसरा, क्या राहुल गांधी संविधान की जो कॉपी लेकर लहराते हैं वो अंदर से कोरी होती है? और तीसरा, क्या राहुल गांधी के लिए बार बार संविधान की बात करना सिर्फ और सिर्फ सियासी दिखावा है? आप लोकसभा चुनाव के वक्त से राहुल गांधी के हाथ में भारतीय संविधान की कॉपी देख रहे हैं, जिसे रैलियों में दिखाकर वो एक ही बात बार बार कहते थे कि अगर इस संविधान को बचाना है तो मोदी और बीजेपी को हर हाल में हराना होगा। लेकिन मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन राहुल गांधी ने तब भी अपना कैंपेन नहीं छोड़ा। संसद के पहले दिन कांग्रेस के सारे ही सांसद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेड कवर और ब्लैक बॉर्डर वाला पॉकेट एडिशन लेकर पहुंचे हुए थे। कल नागपुर में कांग्रेस ने संविधान सम्मान सम्मेलन किया था, जहां मुख्य वक्ता राहुल गांधी ही थे। राहुल ने यहां भी संविधान की कॉपी पूरे टाइम अपने हाथ में लेकर बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। लेकिन इधर सम्मेलन निपटा, उधर विवाद हो गया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के हाथ में संविधान की जो कॉपी थी वो सिर्फ लाल रंग का छलावा थी, उसके अंदर कोरे पन्ने थे। कहा कि राहुल ऐसे ही ढोंग करके संविधान का लगातार अपमान कर रहे हैं। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत। श्रीमान राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति लहराते थे उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की
प्रति लहराने का पाखंड करते थे और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी की करियर के सफलता का कार्ड कोरा है, उसी तरह से संविधान की प्रति कोरी है और सिर्फ कोरी झूठ बोलते हैं और उनके कोरी बकवास के अलावा संविधान के प्रति उनका किसी प्रकार का समर्पण नहीं है। आज यह सिद्ध हो गया। अब बीजेपी के आरोप में कितना दम है, उसके लिए हम आपको उस पॉकेट एडिशन की तस्वीरें दिखाते हैं जो कांग्रेस ने संविधान सम्मान सम्मेलन में बांटी थी। इस कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। कवर पेज के बाद भीतर के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद के पन्ने वाकई कोरे थे, यानी जैसा बीजेपी का आरोप था सब कुछ बिल्कुल वैसा था। बैक कवर पर लिखा था संविधान सम्मान सम्मेलन। लेकिन अब आप कांग्रेस का पक्ष भी सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि उसने तो संविधान की कॉपी बांटी ही नहीं, जो बांटा वो सिर्फ एक नोटपैड था। सारे डेलीगेट्स को इस नोटपैड के साथ पेंसिल भी दी गई थी ताकि राहुल गांधी के भाषण के नोट्स ले सकें। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती है। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है? सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है। ये जो बोल रहे हैं ना, इनका दिमाग खाली है। संविधान से इनको शुरू से आपत्ति रही है, आज से नहीं हो रही है। नए नए बहाने ढूंढते हैं संविधान के खिलाफ बोलने का। हम तो इनको संविधान की कॉपी भी भेजने को तैयार हैं। संविधान का रंग होता है। तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग उस हॉल के अंदर में बैठे थे। उनको सबको वक्ताओं के भाषण सुनना था, उनके नोट्स निकालने थे। वो नोट्स निकालने के लिए उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हो, उसके अंदर में नोट पैड करके दिया था, लिखने के लिए दिया था। बीजेपी बौखला गई है और इसलिए झूठे बेबुनियाद आरोप वो कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था कि जब नोटपैड देना था तो नोटपैड ही दे देते। उसके कवर पेज को हूबहू संविधान की कॉपी बनाने जैसा और मोटे अक्षरों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत क्या थी? इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान देकर बात खत्म करने की कोशिश की है। कहा है हिंदू धर्म में लाल रंग शुभ माना जाता है, बीजेपी बताए उसे इसमें दिक्कत क्या है। उधर सियासी लड़ाई संविधान पर नहीं बल्कि उसकी कॉपी को लेकर छिड़ी है, इसीलिए संक्षेप में कुछ जानकारी आपको देना जरूरी है। भारतीय संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी पैटर्न से लिखी थी। भारतीय संविधान के हाथ से लिखी मूल प्रति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। मूल प्रति काले चमड़े की जिल्द में थी, उस पर सुनहरे शब्दों में भारत का संविधान लिखा था। भारतीय संविधान की पहली 1000 प्रतियां देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में छपी थीं। देहरादून की नॉर्दर्न प्रिंटिंग प्रेस की 9 नंबर मशीन से संविधान की पहली प्रति छापी गई थी। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि संविधान की कॉपी छापने पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी छाप सकता है। फुल वॉल्यूम या फिर पॉकेट एडिशन कैसा भी छाप सकता है, नीले रंग के कवर में छापे या फिर लाल रंग में। शर्त बस एक ही है, संविधान निर्माताओं ने जो लिखा है उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। और अब आगे बढ़ते हुए आज की दूसरी बड़ी खबर। यह खबर भी उसी लाल किताब से निकली है जो राहुल गांधी अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन इसमें लाल किताब का लाल सलाम से कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। क्या राहुल गांधी की लाल किताब में अर्बन नक्सल के लिए कांग्रेस के साथ आने का निमंत्रण होता है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान से नया सियासी हंगामा खड़ा हो चुका है। फडणवीस ने 2 दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी लाल किताब दिखाकर महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल की मदद ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने 2 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी। उसमें दावा किया गया था कि चुनाव में नक्सली विचारधारा के कई संगठन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, रैली हो, जनसभा हो या रोड शो, लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है। चुनावी भाषण हो या संसद में बहस, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान सबका होना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी की जुबान पर संविधान का जिक्र और हाथों में ये लाल किताब जरूर रहती है। जय संविधान। इसी लाल किताब को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन नक्सल के लिए कांग्रेस का सिग्नल बताया। फडणवीस कह रहे हैं राहुल गांधी इस लाल किताब को दिखाकर महाराष्ट्र में काम कर रहे वामपंथी संगठनों से कांग्रेस के लिए मदद मांगते हैं, क्योंकि जो संविधान राहुल गांधी लहराते हैं उसका रंग लाल है, जबकि असल में संविधान की किताब का रंग नीला है।
राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, अगर उसमें कौन सी संगठनाएं काम कर रही है ये आपने देखा तो ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट संगठनाएं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें है। उस अर्बन नक्सल विचार को ही प्रोपोगेट करने का काम भारत जोड़ो के माध्यम से हो रहा है। लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कल भी वो संविधान का दिखाया, मुझे किसी ने कहा कि अंदर पूरा कुछ भी लिखा नहीं था, बराबर ना? राहुल गांधी पर अपने आरोप में फडणवीस ने किसी संगठन या व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े संगठनों पर सवाल जरूर उठाए। महाराष्ट्र सरकार को पुलिस ने एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ये जिक्र है कि कांग्रेस के साथ माओवादी विचारधारा वाले कई संगठन काम करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान में 197 संगठन काम कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की 23 लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे संगठनों ने काम किया। नतीजे आए तो महाराष्ट्र की 20 लोकसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई। बताया जा रहा है कि अब ऐसे ही संगठन 150 विधानसभाओं में सक्रिय हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने पहले महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सादर की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के करीब 197 छोटे बड़े संगठन चुनावी राजनीति से दूर रहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत जोड़ो अभियान के तहत काम करते हुए चुनाव और राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अर्बन नक्सल के दायरे में आने वाले संगठन 2 तरह के हैं। पहला TUF यानी टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, दूसरा SUF यानी स्ट्रैटेजिक यूनाइटेड फ्रंट। टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट में गैर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले संगठन शामिल हैं। ऐसे संगठन लोगों को किसी एजेंडे से जोड़ने का अभियान चलाते हैं। ऐसे संगठनों की पहचान के लिए इन्हें A4 नाम दिया गया है। स्ट्रैटेजिक यूनाइटेड फ्रंट में हार्डकोर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले संगठन हैं। ये हथियारबंद क्रांति और हिंसक आंदोलन के समर्थक होते हैं। ऐसे संगठन लोगों को आंदोलन विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार करने में लगे हैं। ऐसा करके ये संगठन सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे संगठनों को A3 नाम दिया गया है। देश के नागरिक को अगर वो अर्बन नक्सल कहते हैं तो देश की सरकार भी तुम्हारे पास है, राज्य की सरकार तुम्हारे पास है, तो नक्सलवादी है तो कार्रवाई करो ना। तुमको किसने रोका है? हम हिंदू के ठेकेदार है जो बात करते, तो हिंदू में लाल रंग का कितना बड़ा महत्व है ये भी उन्हें समझना चाहिए। फडणवीस के आरोपों को कांग्रेस चुनावी सीजन में बेबुनियाद बता रही है और सवाल कर रही है कि अगर वाकई बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में माओवादी संगठन काम कर रहे हैं तो कार्रवाई में देर किस बात की, क्योंकि सरकार और एजेंसीज दोनों बीजेपी के हाथ में है। और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट के जरिए फडणवीस के आरोपों का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है, महाराष्ट्र के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार हैं। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। आगे वो कहते हैं, लिख कर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। आप देखिए चीजें कहां से कहां घूम जाती हैं। संविधान की कॉपी से बात लाल किताब तक आई और फिर लाल सलाम से होकर जातिगत जनगणना पर आकर पहुंच गई। सियासत में सब कुछ संभव है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। इसमें भी कहीं ना कहीं संविधान का हवाला है और संविधान की एक धारा को वापस मुख्य धारा में लेकर आने की सियासी जिद भी है। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां टूटी थीं, उन्हें कुछ सियासी पार्टियां फिर से जोड़ने की कोशिश में हैं। यह भी कह सकते हैं कि जोड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, ताकि जिन्होंने उन्हें वोट दिए उन्हें वो खुश कर सकें। यह कुश्ती का अखाड़ा नहीं, जम्मू कश्मीर विधानसभा का नजारा है। तस्वीरें गौर से देखिए। सदन की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। जिसे जहां मौका मिल रहा है वहीं लात घूंसे बरसा देता है। कहने को यह सब माननीय है, लेकिन इनकी अमाननीय हरकतों का सबूत आपके सामने है। इस गुत्थम गुत्था में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो मारपीट हुई उसमें बीजेपी के एक विधायक मोहन शर्मा को काफी चोटें भी आईं। दरअसल इस महादंगल की स्क्रिप्ट सदन में कल ही लिखी जा चुकी थी।
स्पेशल स्टेटस के वायदे को अमली जामा पहनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रस्ताव लेकर आई। इस पर बीजेपी नेताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी गई और एक प्रधान एक निशान से अपने परंपरागत नारे वहां पर बीजेपी के लोग लगाते रहे। लेकिन उमर सरकार ने ध्वनिमत से बिल पास करवा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल स्पेशल स्टेटस तक शब्दों को सीमित रखा, लेकिन आज पीडीपी ने खोलकर 370 वापसी की मांग की और आज सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। उसमें लिखा हुआ था, यह सदन अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को उनके मूल अपरिवर्तित स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग करता है। साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा लाए गए सभी बदलावों को वापस लेने की अपील करता है। हम भारत सरकार से जम्मू कश्मीर की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करने के उद्देश्य से सभी विशेष प्रावधानों और गारंटी को बहाल करके इसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक पवित्रता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। पीडीपी के प्रस्ताव पर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। 370 पर पीडीपी की आक्रामक राजनीति को देखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में नया पासा फेंका है। सुनिए। भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। दरअसल उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 370 जरूर वापस लाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र के पाले में है, फिर उमर सरकार के प्रस्ताव पेश करने के मायने क्या हैं? क्या ये महज सियासी ड्रामा है, जनता को दिखाने के लिए कि हम अपने वायदे पर डटे हुए हैं? ये छलावा है। देखिए, इस प्रस्ताव के पास होने से संविधान के अनुच्छेद 370 वापस नहीं होगा। 370 से के क्लास 3 में प्रेसिडेंशियल उसमें लिखा हुआ था कि यह टेम्पररी प्रोविजन है और बाय प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैन डिलीट इट। तो उन्होंने डिलीट कर दिया 2019 में। अब अगर उसको कोई वापस लाना चाहता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के हिसाब से अमेंड कराना पड़ेगा। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से प्रस्ताव पास करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर दिया कि ठीक है, हम तो चाहते हैं कि 370 वापस हो जाए। इस बात को उमर अब्दुल्ला भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके प्रस्ताव को केंद्र कोई भाव नहीं देने वाला। इसके संकेत खुद उमर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दे दिए थे। उमर अब्दुल्ला आवाम को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि 370 पर उनके सहयोगी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर ही नहीं है। चुनावी सभाओं में राहुल ने स्टेटहुड की बात जरूर कही, लेकिन 370 का जिक्र कहीं भी नहीं किया। बीजेपी 370 की बहाली के खिलाफ है। एनसी, पीडीपी, एआईपी और पीपल कॉन्फ्रेंस बहाली के पक्ष में। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। तो सवाल उठता है कि क्या अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत जुटाकर उमर 370 की बहाली कर पाएंगे? उमर अब्दुल्ला के लिए भले ही 370 की बहाली चुनावी मुद्दा हो, लेकिन कांग्रेस के लिए 370 के साथ खड़े होने का मतलब होगा अन्य राज्यों में अपने लिए सेल्फ गोल करना। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ। कांग्रेस और एनसी ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की बहाली का वादा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र से यह नदारद रहा, लेकिन 370 पर बीजेपी के सीधे सवाल राहुल गांधी से थे। 370 का मुद्दा फिर सुलगा तो सीएम योगी ने लखनऊ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक साथ तीर ताने। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। ये धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, ये देश
उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद उमर सरकार का जब गठन हुआ तो कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कांग्रेस ने इसी वजह से दूरी बनाई थी ताकि 370 के दाग उसके सियासी दामन खराब न करें, अन्य विधानसभा चुनाव में वो निशाने पर ना आ जाए। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 विधायकों में एक भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए सामने नहीं आया। कांग्रेस चाहकर भी इंडिया गठबंधन का राजधर्म नहीं निभा पा रही, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने दिल्ली की दूरी बहुत लंबी है, यानी बहाली का बहाना, सियासी निशाना ज्यादा है। सियासत तो आपने देख ली है, अब घाटी के लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। एक आम कश्मीरी के नाते मैं ये कहूंगा कि ये रेजोल्यूशन जो है पास होनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट में भी पास होना चाहिए और ये जो है रेस्टोरेशन होनी चाहिए आर्टिकल 370 की। 370 सिर्फ एक सियासी एजेंडा है, 370 सिर्फ सियासी मोहरा है। इसका आवाम के उमंगों के साथ और उनके जो मसाइल है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है वो हम सब लोगों की है। जो 2019 में उससे पहले हमारा स्टेटस था, जो बीजेपी हुकूमत है उनको वो वापस करना ही करना है। जिस 370 की बात आज विधानसभा में कह रहे हैं कि हमें ज़मीनी राइट्स दिए जाएं और नौकरियों के राइट्स दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई और रास्ते भी निकल सकते हैं, 370 नहीं होनी चाहिए। लोगों की राय आपने सुन ली है। आगे बढ़ते हुए अब बात उस आर्टिकल की करेंगे जिससे देश में राजा महाराजाओं की आन बान शान पर आंच आ गई है। हालांकि राज्य रजवाड़े तो आजादी के बाद से ही नहीं रहे, अब जो हैं वो उनके वंशज हैं, लेकिन इसीलिए गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है राहुल गांधी ने उनके अतीत को गाली दी है। सारा बवाल राहुल गांधी के उस आर्टिकल पर मचा है जो कल उन्होंने एक अखबार में लिखा था। पहले देखिए क्या लिखा है जिससे राज्य रजवाड़े अपने लिए लांछन बता रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से लिखा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज अपने कारोबारी शक्ति से नहीं बल्कि शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के महाराजाओं, नवाबों को डरा धमकाकर उन्हें घूस देकर राज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन उससे जो डर पैदा हुआ था वो डर फिर से दिखने लगा है। हमने अपनी आजादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई है बल्कि एकाधिकारवादी निगम से खोई है। राहुल गांधी ने अप्रैल में लोकसभा प्रचार में भी यही बयान दिया था। तब पीएम मोदी ने उन्हें घेरा था और यह सवाल पूछा था, क्या एक समुदाय की खुशी के लिए नवाबों का जिक्र नहीं किया? इसीलिए राहुल ने इस लेख में महाराजाओं के साथ साथ नवाबों को भी जोड़ दिया। राहुल के आर्टिकल पर आज राजे रजवाड़े गुस्से से तमतमाए और बीजेपी ने भी उन पर पलटकर राहुल गांधी पर हमला किया। और ये वो लोग हैं जो गलतफहमी पालते हैं और बिरसा मुंडा का शौर्य नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान नहीं जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानते, जो मंगल पांडे के बारे में नहीं जानते। शायद उनको लगता होगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने साइलेंट थे। जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिंगल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, वो आज ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा कर रही है। हालांकि बीजेपी के हमले के बाद भी राहुल गांधी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने क्या नया ट्विस्ट दिया है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए राज परिवार उनके लेख पर कैसे भड़के हुए हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा है, राहुल को इतिहास का ज्ञान नहीं है। राज परिवारों ने सर्वस्व लुटा दिया था। राहुल गांधी ने पूर्व राजघरानों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री और सिंधिया वंश के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, राहुल की अज्ञानता और औपनिवेशिक मानसिकता ने सारी हदें पार कर दी हैं। नफरत बेचने वालों को भारत के इतिहास पर लेक्चर देने का कोई हक नहीं है। मैसूर के वाडियार राजवंश के राजा यदुवीर कृष्ण वाडियार ने कहा है, रियासतों ने एकीकृत भारत के निर्माण में अतुलनीय बलिदान दिया था। राहुल गांधी में ज्ञान की कमी है। यह लेख उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। लेकिन राहुल गांधी इन हमलों के बाद बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर आते दिखे। इन हमलों पर उन्होंने कहा है, मेरे लेख के बाद कई प्ले फेयर बिजनेस मुझे बता रहे हैं कि एक सीनियर मंत्री फोन कर रहे हैं। उन्हें पीएम मोदी और सरकार के कार्यक्रमों पर सोशल मीडिया में अच्छी बातें कहने पर मजबूर किया जा रहा है। मेरी बात बिल्कुल सही साबित होती है। लेकिन बीजेपी और राज परिवारों ने अब कांग्रेस के खिलाफ फील्ड सजा दी है। इसमें नाम ले लेकर पूछा जा रहा है कि क्या रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी वेल्लू नाचियार और कित्तूर चेन्नम्मा तक, क्या सबके बारे में राहुल गांधी की यही सोच है?
क्या कांग्रेस इन सबको भी अंग्रेजों से घूस लेने वाला मान रही है? उधर महाराष्ट्र का रुख करेंगे, क्योंकि एक तरफ इसको लेकर राजनीति जारी है तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के किसी हिस्से में हो रही है तो वो है महाराष्ट्र, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन के आदर्श कोई हैं तो वो हैं शिवाजी महाराज। इसीलिए ना चाहते हुए भी राजनीति में उन्हें भी घसीट लिया जाता है। शिवाजी पर ताजा राजनीति महाविकास अघाड़ी के एक कार्यक्रम से शुरू हुई है। कल महाराष्ट्र में एमवीए की रैली में एक कार्यकर्ता शिवाजी महाराज की मूर्ति लेकर पहुंचा था। मंच पर शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ कई बड़े नेता मौजूद थे। अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का आरोप है कि नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ ने शिवाजी की मूर्ति को साइड कर दिया। इस वीडियो से ऐसा मैसेज गया जैसे कांग्रेस की नेता को शिवाजी के सम्मान से ज्यादा जरूरी शरद पवार के साथ फोटो खिंचाना था। शिवसेना ने वर्षा गायकवाड़ पर शिवाजी के अपमान का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में अब शिवाजी महाराज के कथित अपमान का यह सीन सुर्खियां बटोर रहा है। इन तस्वीरों को उद्धव ठाकरे ने तो देख ही लिया होगा। ये उन्हीं के गठबंधन के एक नेता है जो मंच पर शिवाजी महाराज की मूर्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये उद्धव की सियासी मजबूरी ही होगी जो इस मुद्दे पर वो कांग्रेस को कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज के सम्मान की बात पर शिवसेना महाराष्ट्र में किसी भी हद तक जाने के लिए पहचानी जाती थी। उनके मैनिफेस्टो में भी शिवाजी महाराज का सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन गठबंधन के नेता की ये कहानी हो सकता है उन्हें भारी पड़ जाए। इस वीडियो के बाहर आने के बाद बीजेपी ने शिवाजी के अपमान के नाम पर महाविकास अघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर दिया। शरद पवार लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहना, भगवा को आतंकवादी कहना, भगवा आतंकवाद शब्द को लाना, इस तरीके का कार्य हिंदुओं को अपमान करने का कार्य वह करते रहे हैं। उसी क्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उन्होंने अपमान किया है। बीजेपी के बाद रही सही कसर शिवसेना शिंदे गुट ने भी पूरी कर दी। शिंदे गुट ने संजय राउत समेत उद्धव के दूसरे साथियों को ललकारते हुए वर्षा गायकवाड़ के बहिष्कार की बात की। यहाँ वर्षा गायकवाड़ को अपनी तस्वीर खींचवानी थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लौटा दिया गया। क्या इनकी हिम्मत होगी कि वर्षा गायकवाड़ का वो निषेध करेंगे? बात शिवाजी महाराज के सम्मान से जुड़ी है और माहौल चुनावी है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी मौका लपकने में देर नहीं की। कौन शख्स है इस देश में जो राजनीति करे या कोई यहाँ देश से मोहब्बत करता हो, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पे जाएंगे, फूल चढ़ाने धक्का देगा? ये सब फालतू बातें। शिवाजी के सम्मान में हुई इस कमी पर कांग्रेस ने भी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि इस मुद्दे पर ज्यादा बयानबाजी महाराष्ट्र में उसके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। अब महाराष्ट्र के दूसरे सियासी पक्ष का भी हाल बता देते हैं। बीजेपी और शिवसेना को नवाब मलिक से एलर्जी हो तो हो, अजित पवार ये तय कर चुके हैं कि नवाब मलिक को जिताना भी है और अपने साथ विधानसभा में बिठाना भी है। अजित पवार ने नवाब मलिक और उनकी बेटी के लिए आज से ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नवाब मलिक और उनकी बेटी दोनों को उम्मीदवार बनाने के बाद अब पिता और बेटी दोनों को जीत दिलाने के लिए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार खुद मैदान में उतर आए। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक मुंबई के अणुशक्ति नगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पिता की सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही सना को जीत दिलाने के लिए पहले से ही नवाब मलिक और एनसीपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन आज खुद अजित पवार भी अणुशक्ति नगर पहुंचे और सना मलिक के साथ रोड शो किया। आप खुद देख रहे हैं कि जोश कैसा है। सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए हैं और हमें खुशी है कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अपनी मौजूदा सीट अणुशक्ति नगर से बेटी को विधानसभा पहुंचाने के लिए नवाब मलिक भी प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अजित पवार के साथ आने के बाद सना मलिक का भी हौसला बढ़ा दिखा। तो इलेक्शन का खाली एक ऐसा लग रहा है कि हमें शेड्यूल ज़्यादा हो गया और हम जहाँ 10 को मिलते थे वहाँ आज 100 को मिल रहे हैं, 1000 को मिल रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है वही है, लोगों से मिलना, लोगों की समाधान करना।
अणुशक्ति नगर के बाद अजित पवार मुंबई के मानखुर्द शिवाजी विधानसभा में पहुंचे, जहां से अजित पवार ने बीजेपी और शिवसेना को नाराज करते हुए नवाब मलिक को शिवसेना से महायुति उम्मीदवार सुरेश पाटिल के सामने उतार रखा है। सोच अलग है, हमें ज्यादा कुछ उसके बारे में बात करने की जरूरत है। हमें नवाब भाई के ऊपर भरोसा है, नवाब भाई खुद जीत के आएंगे। ऐसा ये चुनाव जनता के आग्रह पे हम लड़ रहे हैं और दादा ने हमें उम्मीदवार बनाया है, हमारे प्रचार के लिए आए और जनता उनके स्वागत में सड़कों पे उतरी है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है, अजित पवार का नवाब मलिक के पक्ष में खुलकर प्रचार करना बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच खींचतान को बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही नवाब की उम्मीदवारी का विरोध कर रही है और नवाब के लिए अजित पवार के प्रचार से नुकसान शिवसेना उम्मीदवार सुरेश पाटिल को उठाना पड़ सकता है। चलिए देश की राजनीति से निकलते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। भारत के लिए इस बदलाव की क्या मायने हैं, उसे समझने के लिए ये जानना होगा कि किन देशों के साथ भारत की खटपट है। पहला नाम फिलहाल कनाडा का है, वही कनाडा जो अमेरिका का पड़ोसी भी है। कनाडा पर क्या ट्रंप की नीति और कैसे भारत से पंगा लेकर ट्रूडो अलग थलग पड़ने जा रहे हैं, उसको इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका में ट्रंप की इस जीत से कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स निराश थे, लेकिन उससे ज्यादा सदमे में शायद दो और शख्स थे। पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और दूसरा पार्ट टाइम सांसद और फुल टाइम खालिस्तानी जगमीत सिंह। जैसे ही व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी सुनिश्चित हुई, ट्रूडो ने ट्रंप के साथ तस्वीर पोस्ट कर बधाई की औपचारिकता पूरी की। लेकिन खालिस्तानी जगमीत सिंह का गम ज्यादा देर तक दिल में छिपा नहीं और जुबान पर आ गया। Right now, it looks like Trump's election is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together, all parties, all leaders, and put Canadian interests first. जिस जगमीत सिंह को ट्रंप की सत्ता वापसी से डर सता रहा है, वही जगमीत सिंह कनाडा में खालिस्तानियों के आतंक को खाद पानी देता है। 4 नवंबर को जनहित में ही एबीपी न्यूज ने जगमीत सिंह और भारत विरोधी ताकतों के गठजोड़ का पोस्टमार्टम किया था। बताया था किस तरह ट्रूडो राज में भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंक को पनाह दी जा रही है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप कनाडा ने भारत पर मढ़े। खालिस्तान प्रेम में भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े, यहाँ तक कि ट्रूडो ने भारत को 5 आई की गीदड़ भपकी भी दे दी थी। ट्रूडो का ये दाव कैसे उल्टा पड़ा, उसे समझने के लिए पहले 5 आई को समझिए। ये 5 देशों का ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ये दुनिया में कहीं भी जासूसी, फोन टैपिंग, सीक्रेट ऑपरेशन, मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस को अंजाम देते हैं। भारत के कनाडा के अलावा 5 आई में शामिल बाकी 4 देशों से संबंध अच्छे हैं, लेकिन 5 आई में शामिल सबसे मजबूत स्तंभ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है। इस बदलाव से भारत की स्थिति तो बेहतर हुई है, लेकिन ट्रूडो और ट्रंप के बीच के रिश्तों की कड़वाहट की वजह से अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में भूचाल आ सकता है। ट्रंप और ट्रूडो के रिश्तों की खटास को 2018 की इन तस्वीरों से समझिए। कनाडा में G7 की बैठक के दौरान ट्रंप गंभीर मुद्रा में थे। ट्रूडो माहौल को सामान्य बनाने की नाकाम कोशिश में जुटे थे, लेकिन ट्रंप ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट लिखकर ट्रूडो को कमजोर और बेईमान करार दिया था। कोविड के वक्त तो ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल तक कह दिया था। भारत पर 5 आई की दबंगई और दादागिरी की धौंस दिखाने वाले ट्रूडो के लिए महीने भर में वक्त और जज्बात बदल गए हैं। 5 आई के बिग बॉय ट्रंप की नीतियां कनाडा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कनाडा के गुड एंड सर्विस 75% निर्यात अमेरिका को है। ट्रंप ने चुनाव में 10% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। टैरिफ लागू होने से कनाडा की इकोनॉमी को $7 बिलियन का नुकसान होगा। कनाडाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने देश में मंदी की आशंका जताई है। कनाडा और अमेरिका दुनिया में सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच $1 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार है।
इतिहास दोनों देशों की दोस्ती की गवाह है, लेकिन ट्रूडो राज में सब कुछ बदल गया। हालांकि कनाडा में अगले साल चुनाव है। जिस तरह से ट्रूडो के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी है, उससे उनका सत्ता में लौटना मुश्किल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। अब तो अमेरिका की जनता ने उन्हें बहुमत भी दे दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आक्रामक रवैये वाले ट्रंप वाकई में दुनिया में शांति स्थापित करवा देंगे? जनहित में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने अपने पहले भाषण में जो कहा उसे आपको एक बार फिर सुनना चाहिए, क्योंकि कल 14 सेकंड में ट्रंप ने जंग को लेकर जो बड़ी बात कही वो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई है। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि वो दुनिया में जंग नहीं होने देंगे। वैसे ट्रंप की बातों में सच्चाई तो है, क्योंकि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त दुनिया में किसी नई जंग की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अब जब वो जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा? यह सवाल जब ट्रंप से किया गया था तब उन्होंने जंग रुकवाने का अपना प्लान बताया। हालांकि प्लान बड़ा ही बचकाना सा लगता है। ट्रंप ने कहा था कि वो ज़ेलेंस्की को अच्छे से जानते हैं और पुतिन को तो और भी अच्छे से। वो क्या करेंगे कि दोनों के साथ डील करेंगे। वो ज़ेलेंस्की को बोलेंगे कि जंग रोक दो और डील कर लो, और यही बात वो पुतिन से भी कहेंगे। ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन का बड़ा फायदा कराएंगे, ऐसा फायदा जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ट्रंप के मुताबिक एक दिन में वो डील क्लोज कर देंगे और जंग खत्म हो जाएगी। खैर, आप भी इस बात को जानते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी जिन 2 मोर्चों पर लड़ाई जारी है वहां अमेरिका का बड़ा रोल है। ऐसे में अगर ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींचे तो इससे जंग पर क्या असर पड़ सकता है? इन तमाम आशंकाओं को हम अपनी रिपोर्ट में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। And I'll stop that war, mark my words, I'll stop that war in 24 hours. If you can stop the war during 24 hours, I think it will be enough to come to Kiev. All right. ये दोनों बयान कुछ महीने पुराने हैं, लेकिन आज इनकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 24 घंटों के अंदर जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या चुनाव जीतने के बाद ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बंद करवा देंगे? अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो इससे यूक्रेन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर ही टिका है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 5,40,000 करोड़ की मदद दी है। खबरें हैं कि अब ट्रंप की ताजपोशी से पहले अमेरिका की संसद यूक्रेन को बड़ी मदद दे सकती है। लेकिन ट्रंप ने कह दिया था कि वो जीतने के बाद यूक्रेन को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर अमेरिका ने इसी तरह जंग के दोनों मोर्चों से अपने हाथ खींच लिए तो लड़ाई का रुख बदल जाएगा। यूक्रेन वाला जो है उसे रोकने में अमेरिका बिल्कुल अपनी मदद की कटौती कर सकता है, क्योंकि ट्रंप का प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ज़ेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पे बिठा करके एक नेगोशिएट डील करवाए। इधर इजराइल के लिए भी ट्रंप के साथ काम करना नया होगा। हालांकि ईरान के लिए ट्रंप किसी काल से कम नहीं। उनकी न्यूक्लियर डील से अमेरिका ने जब 2018 में हाथ पीछे किए, उस वक्त ट्रंप की ही सरकार थी। और एक बार ट्रंप की मानसिकता भी दूसरे अमेरिकी नेताओं से हटकर है। जब पश्चिमी देश रूस और नॉर्थ कोरिया को खतरा बता रहे थे, उस दौर में ट्रंप किम जोंग और पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। ट्रंप की डिप्लोमेसी का तरीका बाइडेन से काफी अलग है, और इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जंग में उनका रोल बड़ा होगा। दुनिया में क्या शांति आगे आने वाले वक्त में आने वाली है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से देश की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। गुजरात की सूरत लेकर चलते हैं, जहां आपको सार्वजनिक स्थानों पर थूकना महंगा पड़ सकता है। सूरत की नगरपालिका 5,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगा चुकी है। 9 लाख से ज्यादा जुर्माने की रकम वसूल की जा चुकी है। अब आप जानेंगे कि पूरा का पूरा मामला है क्या, तो उसको बताती हुई ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
रहबान मेहरबान कदरदान, अगर चबा रहे हैं मुंह में गुटखा, तंबाकू या पान तो तनिक दीजिए ध्यान। कहीं तंबाकू गुटखा न कर दे बड़ा नुकसान, क्योंकि इस पर आया है बड़ा फरमान। ये चीजें आपकी सेहत के लिए तो पहले से नुकसानदायक है, अब आपकी जेब के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। इसके पीक सार्वजनिक जगहों पर रंग रोगन करती पाई जाती है तो चंद रुपयों का मजा हजारों रुपए की सजा बन सकता है। यह आदेश गुजरात की सूरत नगर पालिका का है, जिसके तहत अब तक सूरत के अलग अलग इलाकों में 5200 लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। जुर्माने की शक्ल में सूरत नगर पालिका को 9 लाख रुपए मिल चुके हैं। थूकबाजों की निगरानी के लिए शहर में 4500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सूरत के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सूरत में गरबा महोत्सव और फिर दीपावली पर शहर को सजाया गया था। करोड़ों खर्च करके पुल, सड़क और सर्किलों को पुतवाया गया था, लेकिन पान गुटखा खाकर थूकने वालों ने इस शहर की खूबसूरती दाग दाग करने में देर नहीं की। अब सूरत नगर पालिका आने वाले दिनों में थूकबाजों पर और सख्ती बढ़ाने और जुर्माने की रकम दोगुना करने की तैयारी कर रही है। तो अगर आप शहर को गंदा करेंगे तो फिर जुर्माने की रकम भरने के लिए भी तैयार रहिए। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।